सिंह तोमर जी। सबसे पहले आज हम उनसे उनका हालचाल जानेंगे। कैसे हैं आप अध्यक्ष जी? मैं एकदम ठीक हूँ। जैसे आपको मालूम है कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसमें आपकी कैसी तैयारी है, आपकी पार्टी की कैसी तैयारी है और सत्ताधारी जो पार्टी है उसने क्या विकास कराए हैं, उन मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले सवाल हमारा अध्यक्ष जी ये रहेगा कि जो 2 दिन पहले जो घटना हुई है लखीमपुर खीरी की, जो किसानों को जो आरोप है कि जो है मंत्री के बेटे ने जो है 4 किसानों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ाई है, उनकी हत्या की है, इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? लखीमपुर खीरी की घटना पर पहले तो जितने भी मृतक हैं, उसमें सूचनाएं ये मिल रही हैं कि 8 लोगों की उसमें मृत्यु हुई है और जिनकी भी मृत्यु हुई है वह बहुत दुखद है। और मैं मृतकों के परिवार के प्रति सबसे पहले अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और उस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। एक केंद्रीय राज्य मंत्री का बेटा, निर्दोष किसान जो शांतिपूर्ण आंदोलन अपना कर रहे थे, लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार है किसी का भी विरोध करना, किन्हीं भी चीज़ों का विरोध करना। और एक वीडियो अभी सामने आया है, उस वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पीछे से हूटर बजाती 2 गाड़ियां आई हैं और आगे एक थार गाड़ी थी। उस वीडियो में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है और उन्होंने निर्दोष किसानों को कुचला। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और ये पूरी तरह नियोजित कार्रवाई थी, क्योंकि 25 सितंबर में केंद्रीय मंत्री अपने भाषण में कह रहा है कि मैं अगर अपनी सीट पे आ गया तो 2 मिनट में इन आंदोलनकारी किसानों को पलिया ही नहीं, लखीमपुर खीरी छोड़ना पड़ जाएगा और 2 घंटे में सही कर दूंगा। तो मैं समझता हूं कि वो घटना केंद्रीय मंत्री की और उसके बेटे की पूर्व नियोजित थी और मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं और ये भी मांग करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं कर पाएगी। इसकी इस जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से होनी चाहिए। नहीं, मंत्री जी का कहना है कि जो है जो घटना हुई है उनके बेटे के द्वारा नहीं की गई है। उनके बेटे तो वो उस टाइम पे वहाँ मौजूद ही नहीं थे। अब ये जांच का विषय है, उसमें मैं भी कोई जज नहीं हूँ, ना कोई मैं जांच अधिकारी हूँ। उसमें अब जांच में जो चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन एक वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें स्पष्ट आ रहा है कि 2 गाड़ियाँ किसानों को रौंदते हुए जा रही हैं। जो उत्तर प्रदेश के जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें भी कल जो है लखीमपुर, जो तमाम विपक्ष है उन्हें भी वहाँ जाने से रोका गया है। ये तानाशाही है। जब प्रदेश की जनता के ऊपर इतना अत्याचार होगा तो विपक्ष के नेताओं का कर्तव्य बनता है कि वो वहाँ जाकर के उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें और उनके साथ खड़े हों। ये विपक्ष का दायित्व भी है और धर्म भी है। चलिए, खैर, जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं 2022 में जो होने वाले हैं, उसमें आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी की क्या क्या तैयारी हैं और किन किन मुद्दों पर आप जनता के बीच जाएंगे? हमारी तैयारी का जहाँ तक सवाल है, तो हमारी तैयारी तो भाजपा की जो मौजूदा सरकार है, हमारी तैयारियों में पूरा सहयोग दे रही है। ये जितना जंगल राज है, हाथरस की बेटी को जिसके साथ बलात्कार हुआ और प्रदेश का सबसे बड़ा अधिकारी कह देता है कि उसके साथ बलात्कार ही नहीं हुआ, सीबीआई जांच में सामने आया कि उसका बलात्कार हुआ और रात को 2 बजे पेट्रोल डाल के उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया। सरकार के नुमाइंदों ने, सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों ने उस बेटी का रात को पेट्रोल जला के डाल करके उसको जला दिया गया। गोरखपुर में जो मुख्यमंत्री का गृह नगर है, उसमें मनीष गुप्ता व्यापारी को जबरदस्ती रात को 12:30 बजे पुलिस वालों ने पीट पीट करके मार दिया। अभी ताज़ा घटना लखीमपुर खीरी के निर्दोष किसानों को मार दिया और उसके ऊपर किसी भी देश के, प्रदेश के गृह मंत्री का, देश का आज प्रधानमंत्री लखनऊ में था, एक शब्द उनके प्रति संवेदनाओं का नहीं कहा गया है। तो हमारी मदद तो सरकार लाने के लिए बीजेपी के जो कर्म हैं, उस पर एक शेर मुझे याद आ रहा है कि किसी को क्या गरज है तेरी हस्ती मिटाने की, तेरी हस्ती मिटाने को तेरे अमाल काफ़ी हैं। तो इस भाजपा सरकार के अमाल ही काफ़ी हैं और वही हमारी सरकार बनाने में मदद कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, जो योगी के उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, योगी जी का कहना है कि समाजवादी पार्टी जो पिछली सरकार थी उसमें गुंडा राज था, इस बार तो हमने गुंडा राज खत्म किया है। अब योगी जी कहते रहे, इस प्रदेश की जनता जानती है क्या हो रहा है पूरे प्रदेश भर में। आप लोग भी देख रहे हैं कि ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है जो लखीमपुर खीरी घटना है, इससे बड़ी गुंडागर्दी कुछ हो सकती है? और उनका विकास पर भी कहना है कि समाजवादी पार्टी ने जो पिछली सरकार रही है उसमें
कोई विकास नहीं किया है, सिर्फ गुंडा राज कायम हुआ है। और हमने जो है गुंडों को, जो भी गुंडा उपद्रवी थे, हमने जो है सबको जेल किया है। अब विकास के काम में अगर अखिलेश सरकार के गिनाने लगूंगा, जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें एक काम काफ़ी है कि 22 महीने में 315 किलोमीटर का एक्सप्रेस हाईवे लखनऊ से आगरा बना करके तैयार कर दिया। आज इनके 5 साल पूरे होने जा रहे हैं और 5 साल में ये लोग एक एक्सप्रेसवे चालू नहीं कर पाए हैं। सारे जितने अखिलेश यादव जी की सरकार के काम थे उन्हीं के फीते काट रहे हैं। एक किसी शहर में नई मेट्रो चलाई हो, एक किसी शहर में नया कुछ काम करा हो। 100 स्मार्ट सिटी बना रहे थे उत्तर प्रदेश में, एक स्मार्ट सिटी कहीं बना हो तो जरा बता दें। बनारस का हाल देख लें जरा क्या हाल है। तो विकास के नाम पे ये लोग, इन लोगों ने केवल हमारे द्वारा शुरू किए गए कामों के फीते काटे हैं, उद्घाटन किए हैं, अपना कोई एक काम नहीं किया है। अभी पिछले महीने की जो है 22 तारीख में जो योगी जी आए थे लखवा में, वे 342 जनपद हापुड़ के लिए 342 करोड़ रुपए का लगभग जो है पैकेज दे के गए थे, योजनाओं का शिलान्यास करके गए थे। तो इनमें कहाँ तक की सच्चाई है? अब घोषणा करने में कुछ जा नहीं रहा ना। आप देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं गोएबल्स, और गोएबल्स बहुत बड़े दार्शनिक थे। गोएबल्स ये भी कहते थे कि कामयाबी पाने का एक तरीका ये भी है कि झूठ बोलो, बहुत आत्मविश्वास के साथ बोलो और बार बार बोलो। तो इनके तो शीर्ष नेतृत्व से लेकर के और कार्यकर्ता तक पूरा गोएबल्स का अनुसरण कर रहे हैं और झूठ की कोई सीमा नहीं है। जो किसानों के जो 3 बिल हैं जो केंद्र सरकार लेकर आई है, जो किसानों का उन पर विरोध प्रदर्शन है, उस पर आपका और आपकी पार्टी का क्या कहना है? हमारी पार्टी पूरी तरह किसानों के साथ है। किसान अगर उन बिलों को नहीं चाहते हैं तो आप ज़बरदस्ती क्यों थोप रहे हैं? और उन बिलों की सच्चाई ये है कि उन बिलों के आने से पहले उन बिलों में जो कानून हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने 6 महीने पहले अपने गोडाउन बना के तैयार कर दिए। वो कहाँ से कर दिए? तो वो कानून बीजेपी सरकार अपने पूंजीपति मित्रों के दबाव में लाई है, वो किसानों के हित में नहीं है। सत्ताधारी पार्टी का कहना है कि जो है हमने जो है जो महंगाई है उसको कम किया है। हम महंगाई, आप देखो पिछले दिसंबर से अब तक, एक ही साल की बता रहा हूँ, अभी 9-10 महीने हुए हैं, 300 रुपये सिलेंडर पे बढ़ गए। और कच्चे तेल का दाम जिस समय $25 प्रति बैरल भी था, तब भी उपभोक्ता को कोई फ़ायदा नहीं मिला। लगातार रोज़ डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से महंगाई अपने चरम पर है। कोई चीज़ एक आप बता दो, डीजल पेट्रोल ये दुगने, गैस दुगनी, आपका लोहा दुगना, सीमेंट दुगना, हर चीज़, कीटनाशक दवाएं दुगनी। अब इनकी चोरी की हाल ये देखिए कि इन्होंने जो 50 किलो खाद का कट्टा आता था उसमें 45 किलो कर दिया बीजेपी के लोगों ने। तो किसान की आय, अब एक वादा इनका संकल्प पत्र अगर आप उठा के देखें तो 2022 तक दुगनी आय कर रहे थे किसानों की। ये 3 महीने बताएं, पता नहीं कैसे दुगनी करेंगे, कौन सा जादू लाएंगे। और योगी जी का कहना है कि जो उन्होंने रोजगार दिया है, उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिया, और आने वाले समय में जो भी है लगभग 4.5 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए जा रहे हैं वो लोग। महंगाई पिछले, ये सरकारी आंकड़े हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं कि बेरोजगारी की दर पिछले 45 सालों में सबसे अधिक है। पता नहीं कहाँ रोजगार इन्होंने दिए हैं। एक रोजगार जरूर दे रखा है इन लोगों ने, हर नौजवान के हाथ में नफरत फैलाने का औजार दे दिया है मोबाइल, और यही नौजवानों के पास काम है, इसी काम में लगे, और कोई रोजगार नहीं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आप जानते हैं कि ओवैसी जी भी जो है AIMIM के पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो भी चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो उनके आने से आपकी पार्टी को कितना नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा? अब ओबीसी जी के बारे में, बिहार में जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो पूरे देश का जिन लोगों की हिमायत वो करते हैं वही लोग जान गए। बिहार के चुनाव में पूरा पूरा उन्होंने बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया और ओबीसी की वजह से बिहार में बीजेपी की सरकार बनी। और ओबीसी जी का कहीं कुछ नहीं उठने वाला है, क्योंकि लोगों को समझ आ गई बिहार के चुनाव के बाद। उसके बाद आपका बंगाल का चुनाव हुआ तो बंगाल के चुनाव में लोगों ने बिल्कुल नकार दिया और सीधा एक तरफा वोट। आप बिल्कुल उन्हें बी टीम समझो बीजेपी की ओबीसी को, मेरा कहना यह है बिल्कुल स्पष्ट। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी के क्या मुद्दे रहेंगे? नहीं, हमारा मुद्दा तो महंगाई है, बेरोजगारी है, और जो प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है,
स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर कुछ नहीं है। 100 नंबर अखिलेश यादव के टाइम में शुरू की गई थी, उसका नाम बदल के 112 कर दिया, और आज उस 112 का हाल ये है कि वो सड़कों पर उगाही करने के अलावा दूसरा काम नहीं कर रही है। तो हमारे पास तो इतने मुद्दे हैं, किसानों की आय दुगने करने का वादा इन्होंने अपने संकल्प पत्र में किया था, वो सारे मुद्दे हैं और प्रदेश की जनता देख रही है। लोकतंत्र में जनता जिसको चाहती है उसका राज होता है, उसी की सरकार आती है, और जनता के ऊपर डिपेंड करेगा। और जनता इस समय त्रस्त है और जनता ने सोच लिया है कि इस बार बीजेपी सरकार को हटाना है। ये तो बात थी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। अब हम बात करेंगे जो धौलाना विधानसभा है, आपकी विधानसभा पड़ती है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जो अभी नामांकन समाजवादी पार्टी ने जो है आवेदन के लिए मंगाए थे, उनमें आपने भी आवेदन किया था? हाँ, मैंने भी आवेदन किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी मुझे मौका देगी चुनाव लड़ने का, और मैं चुनाव लड़ूंगा और क्षेत्र की जनता के सहयोग से जीतूंगा। आप जो पिछली सरकार थी समाजवादी पार्टी, उसमें लगभग 4 साल जिला अध्यक्ष रहे। तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपने अपने जनपद हापुड़ और अपनी धौलाना विधानसभा के लिए कराए? जिलाध्यक्ष का पद कोई संवैधानिक पद नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं 4 साल जिलाध्यक्ष रहा, और लोगों के रोज़मर्रा के तहसील थाने के जो काम थे या और जो प्रशासनिक काम थे, पूरे ज़िले के लोगों की मैंने निस्वार्थ भाव से सेवा की है। और खाली 4 साल ही नहीं, 40 साल का मेरा सार्वजनिक जीवन है, और 40 साल के सार्वजनिक जीवन में मैंने विचारों के साथ राजनीति की है। मैं वैचारिक रूप से समाजवादी हूँ, और मैंने हमेशा लोगों के काम आने में ही अपनी राजनीति का धर्म समझा है। आप जो मौजूदा उस टाइम के प्रधानमंत्री थे श्री चंद्रशेखर जी, उनके साथ रहे हैं, और आप 1991 में लगभग चुनाव भी लड़े हैं विधानसभा, जब मोदी नगर विधानसभा होती थी। क्या उस टाइम की राजनीति और इस टाइम की राजनीति में आपको कोई फ़र्क दिखता है? अब राजनीति में तो एकदम गुणात्मक परिवर्तन है। मैं 1983 में चंद्रशेखर जी ने एक पदयात्रा की कन्याकुमारी से दिल्ली तक, 6 महीने में वो कंप्लीट हुई। मैं उस पदयात्रा में शुरू से आखिर तक था, और 91 में नहीं, मैंने पहला चुनाव 1985 में लड़ा था, और मैं बहुत कम वोटों के अंतर से दूसरे नंबर पर रह करके चुनाव हारा था। उसके बाद चंद्रशेखर जी इस देश के प्रधानमंत्री थे 91 में, और माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। तो मैं 91 में दोबारा फिर मोदीनगर विधानसभा से चुनाव लड़ा, और चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री रहते हुए मेरी इलेक्शन मीटिंग में पिलखवा आए थे, और बहुत विशाल मीटिंग हुई थी। हालांकि चुनाव में वो भी हार गया, वो एक अलग बात है, लेकिन मेरा सार्वजनिक जीवन 40 साल मुझे अपने सार्वजनिक जीवन के कंप्लीट हो गए हैं। आपको अपने धौलाना विधानसभा में और पिलखवा में ऐसी कौन सी समस्याएं दिखती हैं कि जो है आपको अगर जनता विधायक बनने का मौका देती है तो उन पर आप सबसे पहले कार्य करेंगे? समस्याएं तो इतनी हैं। अब पिलखवा की हाल आप देख लो कि पिलखवा में गड्ढों का बुरा हाल है। रोज़ाना 2-4 एक्सीडेंट, लेकर के मेन तिराहे से और बस स्टैंड तक सड़क में 4-4, 5-5, 3-3 फुट के गड्ढे हुए हुए हैं। तो विकास के काम तो बहुत हैं, और पिछले 4 साल में क्योंकि हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि थे वो विपक्ष में थे, तो बहुत ज़्यादा कर नहीं पाए हैं। और जब करने की इच्छा होती है तो विपक्ष में रहते हुए भी व्यक्ति काम कर सकता है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं। उससे उससे पहले भी आप ही के पार्टी के जो विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक धर्म